बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कुछ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, जिसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, प्रोजेक्ट क्या होता है और पोर्टफोलियो क्या होता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, वो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की अवेलेबल है, कौन कौन से टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन टाइप का स्टाफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो किस तरह से काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट क्या है, पहले उसके थोड़े बेसिक कंसेप्ट है, फिर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे आते हैं। सो प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस आईटी या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की, इसको दो कम्युनिटीज जो है ना वो इसके अंदर आती हैं। एक कम्युनिटी है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर यूजर कम्युनिटी, और दूसरी कम्युनिटी है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी। अब यूजर कम्युनिटी वो है जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगी, ठीक है, जो उसको इस्तेमाल करेगी। तो परफॉर्मेंस को वो कैसे देखते हैं, यूजर कम्युनिटी जो है वो देखती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स टू रन फॉर आवर्स विदाउट क्रैशिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर जो भी या आईटी का सिस्टम कोई भी वो चलता रहे विदाउट क्रैश, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, दैट मींस के ठीक है, वो चलता रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिंग मिलियंस ऑफ सोर्स ऑफ कोड इंस्ट्रक्शंस विथ फ्यू और नो एरर्स, ठीक है, यानी कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर या एक सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस मेजर की जाएगी कि वो कितने घंटे चलता है, कितने लाइन ऑफ कोड का कोड है वो सॉफ्टवेयर है वो, और वो कितने आवर्स रन करता है या कितने दिनों तक या कितने महीनों तक रन करता है विदाउट वार्निंग, एरर्स या विथ नो एरर्स, ठीक है। सो जितने कम एरर्स आएंगे उसकी एग्जीक्यूशन में वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर कहलाएगा, और जितने ज्यादा एरर्स आएंगे वो एक बुरा सॉफ्टवेयर या पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो यूजर के पर्सपेक्टिव से या यूजर की जो कम्युनिटी है वो इसको कैसे देखती है, परफॉर्मेंस को वो देखती है कि भाई मेरा जो सॉफ्टवेयर है या जो मैं गेम खेल रहा हूँ या जो मेरी कंपनी का सॉफ्टवेयर है या मैं कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का, वो कितना चलता है कंटिन्यूअसली विदाउट वार्निंग एरर्स, ठीक है, ये उसकी परफॉर्मेंस को इस तरह देखते हैं। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी इसको कैसे देखती है, एक्सपेक्ट्स फॉर लेस देन दिस। डेवलपमेंट कम्युनिटी उसको जो है वो डिफरेंट तरीके से देखती है, ठीक है, उसके देखने का नजरिया कुछ अलग है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो सकता है कि वो कितने दिनों में बन सकता है सॉफ्टवेयर, उसकी बजट क्या है, उसमें कितना टाइम हमें मिल चुका है, ठीक है, ये उसको उस नजरिए से देखते हैं, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी के देखने का नजरिया अलग है और यूजर के देखने का नजरिया उसमें अलग है। सो यूजर एंड क्लाइंट्स उसको सक्सेस कब कहते हैं, यानी कि एक प्रोजेक्ट सक्सेस कब होता है, जब हम कहें कि भाई ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और एक बुरा प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होगा जिसको हम कहते हैं यार ये सक्सेस नहीं हुई, ये फेल्यूर हो गया इसका। सो व्हाट यू कॉल अ सक्सेस सॉफ्टवेयर या सक्सेस प्रोडक्ट, तो उसके लिए ये कहता है यूजर एंड क्लाइंट माइट कंप्लेन इफ अ प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड सेवरल मंथ्स लेट। तो एक बुरा सॉफ्टवेयर या जो सॉफ्टवेयर हम कहते हैं कि सक्सेस नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका पहला रीजन ये हो सकता है कि सॉफ्टवेयर टाइम पे डिलीवर नहीं हो सका, यानी कि हमें डिलीवर करना था 1 महीने में लेकिन हम नहीं कर सके डिलीवर, तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेल्यूर है, यानी कि वो सक्सेस नहीं है, ठीक है। दूसरा हार्ड टू यूज, यानी कि सॉफ्टवेयर तो बना के दे दिया हमने यूजर्स को, लेकिन यूजर उसको सक्सेस तब भी नहीं मानता अगर वो यूज करने में मुश्किल हो तो, ठीक है। थर्ड, लेक्स फ्यू क्रिटिकल फीचर्स, यानी कि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मिस हो जाए जो उसमें होनी चाहिए थी लेकिन वो बनाए नहीं हमने, या हम मिस हो गई हमसे बनाते हुए, तो यू कॉल इट एज not successful software as point of view, when consider point of view of the user. But if bulk of project is delivered at all at any cost, most software consumers will consider a project success. यानी कि सक्सेस किस चीज को वो कहेगा कि एक सॉफ्टवेयर जो एक
पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे दें हम, या उसका 80-90% सक्सेसफुली डेवलप करके कस्टमर के हाथ में दे दें विद इन द बजट्स, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट थी उसके अंदर और जितना टाइम उसने दिया था उसके अंदर, तो बहुत सारे यूजर्स जो होंगे वो उसको कंसीडर करेंगे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। और नॉट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट वो उसको कंसीडर करेंगे जो टाइम पे डिलीवर ना हो सके, बजट से आउट हो जाए, या उसको इस्तेमाल करने में मुश्किल हो, या उसके अंदर फीचर्स जो उसको चाहिए वो मौजूद ना हो, तो यू कॉल इट एज नॉट वैलिड या नॉट सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर। अब फेल्यूर किस चीज को कहेंगे? सॉफ्टवेयर फेल्यूर या आईटी के सिस्टम को फेल्यूर किसको कहेंगे? फेल्यूर को नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि फेल्यूर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद हो गया, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट आप यूज कर रहे थे वो रन होते बंद हो गया, तो उनको कहते हैं ये फेल हो गया। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या आईटी प्रोजेक्ट फेल्यूर हम इसको नहीं कहेंगे। हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का फेल्यूर या आईटी प्रोजेक्ट के फेल्यूर को हम तब कहते हैं जब प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाए, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो सके बिल्कुल या कैंसिल हो जाए, उसको हम फेल्यूर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेवलपर है, मैंने आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, आपने 2 महीने का टाइम लिया था लेकिन 2 महीने में प्रोजेक्ट मुझे नहीं बना के दिया, तो ये यू कॉल इट एज सॉफ्टवेयर फेल्यूर या आईटी प्रोजेक्ट फेल्यूर हम उसको कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने जो बजट बताया था उस बजट के अंदर विद इन टाइम के अंदर नहीं बन सकता, यू कॉल इट एज फेल्यूर। और इसके अलावा कैंसिल हो जाए, फॉर एग्जांपल कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, या आप डेडलाइन मिस कर गए और उस डेडलाइन के बाद प्रोजेक्ट आपने बनाया तो क्लाइंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो दैट इज आल्सो नोन एज प्रोजेक्ट फेल्यूर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की सक्सेस क्या होगी? सक्सेस होगी टाइम और बजट के अंदर प्रोजेक्ट बन जाए, कंप्लीट ना भी बन सके तो 80-90% डेवलप करके हम उसको कुछ ना कुछ दे दें, थोड़ा बहुत अगर रहता है तो यू कैन टेक सम टाइम, मेन फीचर्स या क्रिटिकल फीचर्स उसको बना के डिलीवर कर दें। पहले तो 100% डिलीवर करने की कोशिश करें, लेकिन अगर ना भी बन सके तो एटलीस्ट यू डिलीवर समथिंग विद, ताकि यूजर को कुछ ना कुछ डिलीवर हो जाए। उसके अलावा फेल्यूर हम उसको कहते हैं कि विद इन डेडलाइंस अगर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाया, या प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, या प्रोजेक्ट बना ही नहीं आपसे, तो यू कॉल इट एज फेल्यूर, ठीक है। उसके अलावा सॉफ्टवेयर सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर या अच्छा सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे? ये वो सॉफ्टवेयर है जो विद इन द कॉस्ट बन जाए, ठीक है। अगर आपने 2 लाख रुपए कहा था तो 2 लाख रुपए के में 2 लाख में ही बन गया, उससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ उसके ऊपर। और अगर आपने शेड्यूल कहा था 2 महीने का या 1 साल का या 6 महीने का, वो उस टाइम के अंदर ही बन गया, यू कॉल इट एज सक्सेसफुल। क्वालिटी, अगर जो क्वालिटी आपसे रिक्वायर्ड थी वो क्वालिटी बन गई, उसी क्वालिटी को के थ्रू आपने उसको डेवलप कर दिया, यू कॉल इट एज सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी कि whatever फीचर्स वर रिक्वायर्ड एंड दोस फीचर्स यू बिल्ड, और वो क्लाइंट को पसंद आ रहे हैं और क्लाइंट उन फीचर्स को इस्तेमाल कर रहा है, जो रिक्वायर्ड चीजें थी वो उसको मिल गई है, तो यू कॉल इट एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। क्वालिटी को हम मेजर करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स अगर मीट हो गई है, जो चीजें उसने कही थी वो बना दी है आपने, तो यू कॉल इट एज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ठीक है। क्वालिटी प्रोजेक्ट कहते हैं उसको। अब हम आते हैं एक और कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल नीड्स, ठीक है। सर्वाइवल नीड्स क्या होती है? मतलब हम एक सॉफ्टवेयर या आईटी प्रोजेक्ट को उसकी सर्वाइवल नीड्स को कैसे मीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ह्यूमन नीड्स की हायरार्की जो है, जो मैस्लो ने बनाई थी, वो हायरार्की क्या कहती है? तो मैस्लो एक साइंटिस्ट है, यानी कि रिसर्चर है, उसकी एक हायरार्की है जो उसने बताई है हमें, और उस हायरार्की के हिसाब से एक प्रोजेक्ट, एक ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो कैसे होता है। तो ह्यूमन सर्वाइवल का सबसे बेसिक स्टेप होता है साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब कि फूड, एयर, वाटर, बेसिक नीड जो आपकी होती है वो आप उसको फिजियोलॉजिकल नीड कहते हैं। यानी कि कोई भी इंसान सबसे पहले किस चीज की तलाश करता है? सबसे पहले वो तलाश करता है कि उसको साफ पानी मिले, साफ हवा मिले और खाना पीना मिले, ठीक है। बेसिक जो नीड्स होती है इंसान की वो उसको मिल जाए। उसके बाद वो ट्राई करता है, अगर उसको वो मिल जाती है ना, तो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है सेफ्टी नीड्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि खाना पीना मिल गया उसको, अच्छी हवा मिल रही है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, उसके अलावा
फूड मिल रहा है, एवरीथिंग जो बेसिक नीड्स में आती है वो चीजें मिल रही हैं उसको, तो नेक्स्ट स्टेप उसका होता है कि वो सेफ्टी की तरफ जाता है, यानी कि वो ट्राई करता है कि वो सिक्योरिटी उसको मिल जाए, यानी कि उसको कोई ऐसी सेफ प्लेस मिले जहाँ पे वो रह सके, उसके अलावा इनसिक्योरिटी ना हो उसको, ठीक है, जहाँ पे उसको कोई डर ना हो, जहाँ पे कोई खौफ ना हो, जहाँ पे वो सुकून से रह सके, यानी कि वो घर वगैरह और इस तरह की नीड्स या इस तरह की चीजों की तलाश करता है जिसको हम सेफ्टी नीड्स कहते हैं, ठीक है। ये जब दो चीजें मिल जाती हैं उसको, यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स मिल जाए और सेफ्टी नीड्स भी मिल जाए, यानी कि घर वगैरह मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए, इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाए, तो उसके ऊपर फिर आता है वो नेक्स्ट उसका स्टेप होता है, वो ट्राई करता है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाता है, ठीक है, बिलोंगिंग्स और लव, यानी कि वो थोड़ा और ऊपर चलता है और वो फिर कोशिश करता है अपनी प्रॉपर्टी बनाए, अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट बनाए, अपनी एक अच्छी लाइफ की लिए तलाश करता है, ठीक है, वो बेहतर जिंदगी की तरफ जाता है और आसाइशें जिसको हम कहते हैं ना उनकी तरफ ये मूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास बेसिक नीड्स आ चुकी होती हैं, सेफ्टी की नीड्स आ चुकी होती है, अब वो प्रोग्रेस कर रहा होता है टू बेटर थिंग्स, उसके बाद जब वो उसको मिल जाती है, यानी कि एक अच्छी जॉब मिल जाए उसको, अच्छे उसके सोशल कॉन्टेक्ट्स बन जाए, उसको फैमिली मिल जाए, उसको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसकी गाड़ी, ये चीजें उसके पास आ जाए, तो नेक्स्ट वो ट्राई करता है सेल्फ स्टीम की तरफ, ठीक है। सेल्फ स्टीम जो होता है वो होता है कि वो अपने आप के ऊपर कोशिश करता है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है, ठीक है, जैसे कि अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करता है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता है, अपने एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, वो ज्यादा मेहनत करता है अपने ऊपर कि अपने जो उसकी गोल्स हैं, जो उसने अपने ड्रीम्स उसके होते हैं उसको फुलफिल करने की कोशिश में वो लग जाता है और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता है कि वो उन गोल्स को अचीव कर सके। और फाइनल स्टेज होती है जब उसको वो गोल्स मिल जाते हैं, जब वो लाइफ में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो फिर वो ट्राई करता है कि यार अब उसके अंदर जो खामियां हैं वो उन खामियों को देखने लगता है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करता है, जो बुराइयां उसके अंदर होती हैं वो खत्म करने की कोशिश करता है और अपने आप को परफेक्ट और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये सर्वाइवल की ये सर्वाइवल नीड्स है, ठीक है, ह्यूमन हायरार्की है, फॉर द ह्यूमन नीड हायरार्की है, और इन नीड को फुलफिल करने के लिए दिस इज द चेन जो हमें मैस्लो ने बताई। ये सेम तरह की चेन जो है ना, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट या आईटी प्रोजेक्ट की भी होती है, जिसमें सबसे पहले आता है सर्वाइवल नीड्स। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या सर्वाइवल नीड्स होती है? सॉफ्टवेयर के अंदर सर्वाइवल नीड्स होती हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैंसिल ना हो जाए, यानी कि अभी रिक्वायरमेंट आप गैदर कर रहे हो, रिक्वायरमेंट ले रहे हो, या अभी आपने काम शुरू ही किया है और प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, आपसे नहीं, क्लाइंट आपसे प्रोजेक्ट नहीं ले रहा, तो यू कॉल इट एज सर्वाइवल नीड्स, वो मीट नहीं कर पा रहा है, तो ये सर्वाइवल नीड्स में आता है। इसके अलावा टीम आपकी छोड़ के जॉब नहीं जा रही, ठीक है, आप टीम मेंबर्स को निकाल नहीं रहे, ओवर टाइम का काम नहीं है, ठीक है, आपके पास इन्वायरमेंट अच्छा है काम करने का, आप सबसे पहले इन चीजों की ट्राई करते हैं, सही है। सो ये चीजें आप सबसे पहले अरेंज करते हैं ताकि आप प्रोजेक्ट को पकड़ लें, जो आपको प्रोजेक्ट मिला है, जो आपको जिसे पैसे अर्न कर सकोगे, टीम मेंबर्स को तंग नहीं करते, टीम मेंबर्स रिलैक्स होकर काम करते हैं, एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका सबसे पहला स्टेप सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर या कंपनीज के अंदर या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि यू बेसिकली ट्राई फॉर सर्वाइवल नीड्स, ठीक है, बेसिक्स। जब आपको आपके सॉफ्टवेयर हाउस में, जब आपकी कंपनी में, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें मिल जाए, यानी कि एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए, टीम अच्छी मिल जाए, प्रोजेक्ट आपने, यानी कि यू गॉट द प्रोजेक्ट कैंसिलेशन की तरफ नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट स्टेप होता है सेफ्टी नीड्स का। सेफ्टी नीड्स में हम करते हैं मीटिंग्स, ठीक है, पर्सनल मीटिंग्स, पर्सनल मीटिंग, प्रोमिसेस फॉर शेड्यूल एंड फंक्शनैलिटी, यानी कि हम लोग क्लाइंट्स के साथ मिलते हैं और उनके साथ प्रोमिसेस करते हैं या उनके साथ मिलके एग्री करते हैं कि जो भी शेड्यूल होगा उसके ऊपर प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, और जो फंक्शनैलिटीज हमने कही है वो हम फंक्शनैलिटीज उसमें मीट करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू मेक गुड रिलेशन विद द कस्टमर्स, और जो फंक्शनैलिटीज हमने कही है वो बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमने
शेड्यूल का है, जो कॉस्ट का है उसको मीट करने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू मेक इट बेटर एंड बेटर, ठीक है। तो ये हमारे पास सेफ्टी नीड्स होती हैं। उसके बाद बिलोंगिंग्स और लव, यानी कि आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाते हैं, हेल्दी टीम डायनामिक्स क्रिएट करते हैं, यानी कि जो लोग आपके पास काम करते हैं, जो टीम्स आप बनाते हैं, उन टीम्स के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छी टीम्स बनाने की कोशिश करते हैं, उनके आपस में अच्छे रिलेशंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, टीम मेंबर्स अच्छे अच्छे टीम लीड्स लगाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छे लगाते हैं, ताकि आपके प्रोजेक्ट आपकी जो टीम है उनके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा क्रिएट हो। जब आपकी टीम्स का इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट होगा ना, तो वो प्रोजेक्ट के ऊपर अपना अच्छा जो है ना वो काम कर सकते हैं। तो वो फिर सेल्फ स्टीम की तरफ आते हैं, यानी कि वो फिर फीलिंग प्रोडक्टिव करते हैं, बिलीव इन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंस करते हैं, यानी कि वो टीम के साथ उनकी मोहब्बत होती है, कंपनी के साथ वो सिंसियर होने लगते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं, फिर आधे में छोड़ने का वो नहीं सोचते, ज्यादा वो टिकते हैं आपकी कंपनी के अंदर, यू नो। इसके अलावा प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस को भी समझते हैं, यार ये अगर नहीं करूंगा तो ये फेल्यूर की तरफ जाएगा, फिर मेरी कंपनी को नुकसान होगा। फिर आप अपनी उनको यू नो दे फील इट प्रोडक्ट, उनकी आप तारीफें करते हैं, आप उनको इंसेंटिव्स देते हैं, आप उनको बोनसेस देते हैं, तो वो फिर और प्रोडक्टिव होते हैं, वो फिर प्रोडक्ट फील भी करते हैं, प्रेशर उनके ऊपर नहीं होता, ओवर टाइम उनके ऊपर नहीं होता, तो वो फिर अच्छा आउटपुट दे रहे होते हैं आप। आखिर में जब आपकी टीम आपको ओन करने लगती है, तो आप उन टीम के ऊपर उनकी ट्रेनिंग्स करवाते हो, उनको प्रोफेशनल बनाते हो, फिर आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हो, यानी कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हो। यानी कि प्रोग्रामिंग तो आपको आती है, फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी भी कर लेते हैं, लेकिन हाउ टू बी मोर प्रोफेशनल, ठीक है, और प्रोफेशनल कैसे बने, और अच्छा कैसे बने, तो ये फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आता है। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो हायरार्की है, उसमें सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट को कैंसिल होने से बचाना, प्रोजेक्ट को अपना यू नो उसकी बजट को समझना, उसकी सीरियसनेस को समझना, टीम को तंग ना करना, एनवायरनमेंट को अच्छा करना। सेकंड होता है हम कस्टमर के साथ जो प्रोमिसेस होते हैं उनको मीट करने की कोशिश करते हैं, फंक्शनैलिटी डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, शेड्यूल के ऊपर चीज बनाने की कोशिश करते हैं, टाइम के ऊपर। फिर हम कोशिश करते हैं टीम के अंदर अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, हेल्दी एनवायरनमेंट बनाएं, उनको टीम डायनामिक्स समझाएं, ठीक है। उसके अलावा सेल्फ स्टीम के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट लोग अच्छा फील करें, प्रोडक्टिव फील करें, टीम जो है ना प्रोडक्ट को ऑन करे, प्रोजेक्ट को ऑन करे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे, और आखिर में भी मेक देम प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करवाना, उनको अच्छा प्रोफेशनल बिहेवियर देना, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। व्हाट वी डू इज वी क्रिएट सच थिंग्स, ठीक है। जैसे गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस, बड़ी कंपनीज में अगर आप जाएंगे तो यू विल फील सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज देयर, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, कोई किसी के साथ पर्सनल अटैक्स नहीं करता, कोई दुश्मनी नहीं होती आपकी, किसी के साथ कोई जेलसी नहीं होती, ठीक है। वो व्हाट दे डू इज दे डू देयर जॉब प्रोफेशनली, 9 to 5 आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, और जिसकी जो रिस्पांसिबिलिटी है सिर्फ वही काम करते हैं, और उसके ऊपर उनके आंसरेबल होते हैं, ठीक है, किसी और की गलती के कोई और बंदा रिस्पांसिबल नहीं है। और उनकी जॉब भी डिस्क्रिप्टिव होती है, उनको बता दिया जाता है कि आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन उनको डिफाइन होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो कस्टमर है उसके क्या राइट्स हैं, ठीक है, कस्टमर के क्या राइट्स हैं, जो कस्टमर आपसे प्रोजेक्ट बनवा रहा है, या जो आप कस्टमर है अगर, तो आपके क्या राइट्स हैं, ठीक है, व्हाट यू गेट, या अगर आप किसी आपके कोई कस्टमर्स हैं जो आपसे प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो उनके क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले तो उसका राइट है कि वो ऑब्जेक्टिव्स प्रोजेक्ट के वो बताए, ठीक है, वो खुद बताए उसके ऑब्जेक्टिव्स, और आपको वो प्रोजेक्ट्स जो ऑब्जेक्टिव्स उसने बताए वो ऑब्जेक्टिव्स वो फॉलो भी करेगा, ठीक है, वो उसका पहला राइट है। यानी कि मैं अगर आपसे कुछ बनवा रहा हूं तो मेरा हक है कि मैं आपको बताऊं कि भाई मुझे क्या बनवाना है, मैं चाहता क्या हूं, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, मेरा हक है, मैं क्लाइंट हूं, मेरी मर्जी है, मेरे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, यू हैव टू लिसन देम एंड यू हैव टू फॉलो देम, और मैं भी फॉलो करूंगा कि वो चीज बन रही है नहीं। सेकंड मेरा हक ये है, मेरा राइट ये है कि टू नो हाउ लॉन्ग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विल टेक एंड हाउ मच इट विल कॉस्ट। दूसरा है कि भाई कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, ये मुझे पहले ही बता दें। ये ना हो कि आप मुझे क्या अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे, तो फिर बाद में ये होगा कि हो सकता है मुझे वो एक्सेप्टेबल ना हो। सो सेकंड पॉइंट। थर्ड इज टू डिसाइड विच फीचर आर इन एंड विच फीचर्स आर आउट।
ये मेरा हक है, मुझे राइट है कि मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीजें इसमें इन है और कौन सी चीजें मुझे बनवानी है और कौन सी चीजें मुझे नहीं बनवानी है जो कि आउट है। ठीक है, सो वट एवर आई वॉन्ट इज इन एंड वट एवर आई डोंट वॉन्ट इज आउट। तो जो चीजें मुझे चाहिए वो इन है, जो नहीं चाहिए वो आउट। लास्ट, उसके अलावा मेरा जो हक है वो ये कि टू मेक रीजनेबल चेंजेस टू रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड नो कॉस्ट ऑफ मेकिंग दोज चेंजेस। मेरा ये भी राइट है कि मैं जब चाहूं ना कि मुझे ये चीज चेंज करके दो, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये इसमें ऐड करके दो, ये इसमें से निकाल दो, तो ये मुझे हक होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर मुझे ये भी पता हो कि इसका मेरा कितना खर्चा आएगा। ठीक है, ये मुझे, अगर आपको मैं कोई चेंज के लिए कहता हूं तो आप मुझे वो मेरी चेंज एक्सेप्ट करें या ना करें, और अगर करते हैं तो फिर मुझे ये भी बताएं कि उसका कितना खर्चा आएगा। ठीक है, इसके अलावा टू नो प्रोजेक्ट स्टेटस क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, मुझे ये भी पता हो कि भाई अभी कितना प्रोजेक्ट बन चुका है और अभी कितना रहता है। ठीक है, ये मेरा हक है मुझे बताने, आपने मुझे बताना है। मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनको ये बताना चाहिए कि आपका कितना परसेंट प्रोजेक्ट हो चुका है, अभी कितना परसेंट रहता है। उसके बाद टू appraise regularly of risk that could affect cost, schedule or quality and to be provided with options for addressing potential problems। अच्छा, ये भी मेरा हक है कि आप मुझे बताएं कि क्या रिस्क हो सकते हैं, उन रिस्क को कैसे खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और कॉस्ट के क्या रिस्क हो सकते हैं, यानी कि खर्चा कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है, शेड्यूल कितना बढ़ सकता है, उसके क्या रिस्क है या कितना कम, क्वालिटी कितनी गिर सकती है प्रोडक्ट की या कितनी क्वालिटी अच्छी बन सकती है, ये भी रिस्क, ये सब मुझे आपने बताना है। ठीक है, ये मेरा राइट है, आप मुझे बताते रहे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोरोना आ गया अचानक से, तो अब ये मेरा राइट है कि आप क्लाइंट को बता दें कि यार अब कोरोना की वजह से ये प्रोडक्ट इतने डिले हो सकता है। ठीक है, या कोई भी सीवियरिटी हो सकती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी कंपनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो कस्टमर मस्ट नो कि उसके साथ क्या इशू हो सकता है इस रीजन की वजह से, तो उसको अंधेरे में नहीं रखना है। ठीक है, वट एवर हैपन्स यू नीड टू इन्फॉर्म क्लाइंट कि ये चीज हो सकती है एंड यू हैव टू फोकस ऑन। इसके अलावा टू हैव रेडी एक्सेस टू प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इसके अलावा जितना बन जाता है वो डिलीवर करना चाहिए आपको क्लाइंट को। ठीक है, वो उसका हक है, उसको मिलना चाहिए, और जितना बनता जाए, जो वर्जन्स डिलीवर होते जाए वो क्लाइंट को मिलते जाए। ठीक है, और उसमें वो अगर वो चेंजेस चाहता है तो नेक्स्ट वर्जन में करके देना भी आपका फर्ज होता है। ये कस्टमर के राइट्स हैं। ठीक है, यू हैव टू डू देम, यू हैव टू फॉलो देम, ये उसके हक है, ये उसके राइट्स हैं, यू हैव टू प्रोवाइड दीज थिंग्स। अब टीम मेंबर्स जो आपकी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, जो कंपनी के टीम मेंबर्स हैं, उनके क्या राइट्स हैं, व्हाट दे हैव टू। सबसे पहला राइट उनका यह है कि उनको ऑब्जेक्टिव्स बताए जाए और उनके अंदर प्रायोरिटीज को क्लियर किया जाए, यानी कि कौन सी चीज पहले बनानी है, कौन सी चीज बाद में बनानी है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स पहले बनाने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स बाद में बनाने हैं। तो ये उनका हक है, ये उनको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टू नो in detail what product they are supposed to build and to clarify the product definition if it's unclear, यानी कि ये उनको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अगर उनको क्लियर नहीं है तो वो क्लियर करना चाहिए, और जो प्रोडक्ट वो बनाने वाले हैं वो उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि वो बनाने वाले क्या है, व्हाट दे आर गोइंग टू डेवलप। ये ना हो कि आप उनके फीचर्स तो बनवा रहे हैं लेकिन आप उनको ये बता नहीं रहे कि उनको बनाना क्या है। ठीक है, सीक्रेट नहीं रखना है, यानी कि डेवलपर्स के साथ, टीम के साथ। टीम मस्ट नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग। ठीक है, टीम का मतलब यहाँ पे डेवलपर भी है, डिजाइनर भी है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर भी है। ठीक है, तो दे ऑल आर टीम्स। इसके अलावा टू हैव रेडी एक्सेस टू द कंज्यूमर, मैनेजर, मार्केटर और अदर पर्संस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजंस अबाउट सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी। इसके अलावा जो डेवलपर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जो लोग हैं, उनको ये एक्सेस होनी चाहिए कि वो कस्टमर से मिल सकें। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर से मिल सकें, टीम मेंबर से मिल सकें, उनसे अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो डिस्कस कर सकें, जो चीजें उनको चाहिए वो उनको मिल जाए। ठीक है, यानी कि ये ना हो कि यार आप टीम मेंबर्स को मिलने नहीं दे रहे एक दूसरे से, या आप कस्टमर से नहीं मिलने दे रहे हो, या प्रोजेक्ट मैनेजर से नहीं मिलने दे रहे हो, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। उनका राइट है कि वो एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे से प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सके, एक दूसरे से चीजें डिस्कस कर सके। ठीक है, तो इट्स देयर राइट
टू नो, टू डिस्कस, एंड उनको पता होना चाहिए कौन सी टीम क्या काम कर रही है, ठीक है, तो ताकि वो उनको बेहतर प्रोडक्ट डिलीवर कर सके। इसके अलावा टू वर्क ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इन टेक्निकल रिस्पॉन्सिबल वे, और हर टीम का ये राइट है कि वो जो जिस भी फेज पे वो काम करते हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी टेक्निकली उसके ऊपर काम करें, उनको कोई ये ना हो कि रिस्ट्रिक्शंस हो या जबरदस्ती ऐसी कोई चीज ना हो। इसके अलावा टू अप्रूव एफर्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेट फॉर एनी वर्क दैट दे विल बी आस्क्ड टू परफॉर्म, यानी कि अगर उनको कोई काम दिया गया है तो उनसे पूछा जाए कि ये इतने टाइम में बनेगा या नहीं बनेगा, या इतने पैसों में बनेगा या नहीं, तो वो अगर उस पर एग्री करते हैं ना तो फिर उनको वो काम दिया जाए। ये ना हो कि जबरदस्ती उनके साथ की जाए, तो वो फिर इफर्ट और शेड्यूल के ऊपर अगर जबरदस्ती करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो फिर जल्दी जल्दी वाला काम करेंगे तो क्वालिटी प्रोडक्ट बन नहीं सकेगा आपसे, ठीक है। इसके अलावा टू हैव प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्टेड एक्यूरेटली टू कस्टमर एंड अपर मैनेजमेंट, ये टीम का राइट है कि वो जितना काम उन्होंने किया है वो अपनी टीम को बताएं, अपने अपर मैनेजमेंट को बताएं, कस्टमर को भी बताएं कि कितना काम हो गया और कितना अभी रहता है, ठीक है, ये भी उनका राइट है कि वो बता सकते हैं। इसके अलावा टू वर्क इन प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम फ्रीक्वेंट इंटरप्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि टीम के अंदर कंपनी के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें डिस्ट्रैक्शंस या परेशानी या डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आ रहा है जा रहा है, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, टीम को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, शोर हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करना कंपनी का काम है और ये टीम का या जो डेवलपर है उसका राइट है कि वो इस चीज को फोकस पे रखे, वो उसको देना चाहिए। अब हम आते हैं, ये कुछ चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक्स थी, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल में कहता है द लाइफ साइकिल प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट रिगार्डलेस ऑफ स्पेसिफिक वर्क इन्वॉल्व, ठीक है, यानी कि लाइफ साइकिल जो है वो बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो बेसिक फ्रेमवर्क के अंदर क्या चीजें आती हैं इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे, और कोई भी वर्क जो है, कोई भी काम जो है, उसके अलावा उसको मैनेज करने के अंदर जो चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं वो उसके लाइफ साइकिल में आती है। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ जनरली सीक्वेंशियल और समटाइम्स ओवरलैपिंग प्रोजेक्ट फेजेस, लाइफ साइकिल के जो फेजेस है ना वो सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब है कि जो फेजेस हैं वो एक स्टार्ट होगा, वो खत्म होगा तो फिर दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा खत्म होगा तो फिर तीसरा स्टार्ट होगा, यानी कि सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब है कि अगर रिक्वायरमेंट फेज चल रहा है तो आपका डिजाइन फेज भी उसी वक्त चल सकता है, अगर डिजाइन बन रही है तो उसी वक्त कोडिंग भी चल सकती है, तो ये ओवरलैपिंग हो सकता है। तो लाइफ साइकिल जो है इसके फेजेस ओवरलैपिंग या सीक्वेंशियल भी हो सकते हैं, और ये बेसिकली आपको लाइफ साइकिल के दो स्टाइल्स हैं, ठीक है, ये इसके ऊपर डिटेल में और डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब लाइफ साइकिल जो है इसके अंदर जो कॉस्ट है और जो स्टाफिंग है, इसकी जो कॉस्ट है ना वो स्टार्टिंग फेज में और स्टार्टिंग वाले फेज, स्टार्टिंग का जो फेज होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, उसको हम प्रोजेक्ट का चार्टर कहते हैं, शुरुआती काम जो होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिख रहे होते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, ये दूसरा फेज होता है। उसके बाद हम एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स यानी कि डेवलपमेंट का काम हम इसमें कर रहे होते हैं, और आखिर में हम लोग जब प्रोजेक्ट बन चुका होता है तो वो हम प्रोजेक्ट जो देते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, ये उसका आखिरी फेज होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्टार्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट चार्टर, ऑर्गेनाइजिंग प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग, कैरी आउट द वर्क यानी कि एक्सेप्टेबल डिलीवरेबल्स यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है असल में डेवलप हो रहा है, और क्लोजिंग द प्रोजेक्ट यानी कि जहां पे प्रोजेक्ट को खत्म होना है और वहां पे अचीव्ड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बना। अच्छा, अब ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये शो कर रहा है कि कॉस्ट और स्टाफ यानी कि जो लोग हैं वो कहां पर ज्यादा चाहिए होंगे और कहां पे कम चाहिए होंगे, और जो पैसे हैं वो कहां पे ज्यादा चाहिए होंगे और कहां पे कम चाहिए होंगे। तो जो पैसा है शुरुआती फेज में पैसा भी कम चाहिए, स्टाफ भी कम चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो बंदे हैं जो रिक्वायरमेंट फाइनलाइज कर रहे होते हैं ज्यादा पैसे नहीं ले रहे होते या ज्यादा खर्चा नहीं होता इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर स्टाफ भी ज्यादा नहीं चाहिए होता, ठीक है, एनालिस्ट, एक दो एनालिस्ट काफी होते हैं इस चीज को करने में। अच्छा, उसके बाद जब आप लोग उसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हो तो आपका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा होता है और लोग भी ज्यादा चाहिए होते हैं जो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं इस चीज की, और इसके ऊपर थोड़ा
एक्सपेंस भी ज्यादा आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते हो, यानी कि असल जो काम शुरू होता है डेवलपमेंट वाला, उस पे ज्यादा लोग भी चाहिए। तो ये देखें डॉटेड लाइन यहाँ पे ज्यादा ऊपर है, तो इसका मतलब है कि खर्चा भी ज्यादा होगा और लोग भी ज्यादा चाहिए। और यहाँ पे जो नीचे हो रही है लाइन, इसका मतलब है कि जब प्रोजेक्ट पूरा होने वाला होता है तो ज्यादा लोग जो होते हैं वो हम लोग निकाल देते हैं, उस प्रोजेक्ट से किसी और प्रोजेक्ट में हमको लगा देते हैं, तो ज्यादा प्रोजेक्ट के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। और इसके अलावा हम लोग जो होते हैं उनके ऊपर खर्चा भी आहिस्ता आहिस्ता उसका कम होता जाता है। अच्छा, ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक नहीं होती है, ठीक है। इसको भी फॉलो करना पड़ता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो डिग्री जो होती है, जो हमारे पास इसकी अगर हम देखें, ये है कॉस्ट की चेंजेस, यानी कि कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी या कम होगी। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट का टाइम बढ़ेगा, यानी कि प्रोजेक्ट जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, यानी कि उसका टाइम जैसे जैसे गुजरेगा, तो शुरुआती टाइम पे कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता जाएगा तो कॉस्ट भी ज्यादा आपकी कंज्यूम होगी। ये जो लाइन है, दिस लाइन शोज दैट द कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एज प्रोजेक्ट इज, या रिस्क अगर बढ़ते जाएंगे या अनसर्टेनिटी इंक्रीज होती जाएगी अगर, तो कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। रिस्क का मतलब है कि प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क आ गए हैं, कोई डिजास्टर हो गया है, कोई टीम मेंबर छोड़ के चला गया है, ठीक है, कोई भी इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। अगर वो बढ़ेंगे शुरुआती फेज में अगर होगी तो कॉस्ट कम लगेगी, लेकिन अगर वो लेटर फेजेस में जाएगी, यानी कि जितना टाइम प्रोजेक्ट ज्यादा बन चुका होगा उसके बाद में अगर अनसर्टेनिटीज आएंगी तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का मतलब है कि ये चीज शो कर रही है कि आपके पास यहाँ पर अनसर्टेनिटी कैसे होगी। अनसर्टेनिटी शुरू में ज्यादा होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब यहाँ पर है कि आपका प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी श्योरिटी को हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कोई असाइनमेंट दूं या कोई आपको प्रोजेक्ट दूं, तो शुरू में आपको अनसर्टेनिटी होगी कि यार पता नहीं मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो दैट इज अनसर्टेनिटी, ठीक है। लेकिन जब आप बनाने बैठोगे और थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा, प्रोजेक्ट बन रहा है, आपको लग रहा है कि यार बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आपकी अनसर्टेनिटी भी कम होती जाएगी, यानी कि आपको श्योरिटी होती जाएगी कि यार ये बन जाएगा। लेकिन अगर शुरुआती फेज में देखेंगे तो आपको ज्यादा डाउट होता है कि पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसको आप कहते हैं ज्यादा अनसर्टेनिटी। और जब आपको श्योरिटी बढ़ती जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस होता जाए कि हाँ ये बन जाएगा, तो ये आप कहते हैं, इसको आप कहते हैं अनसर्टेनिटी कम हो। तो इस डायग्राम में जो ऊपर वाली लाइन है, दिस लाइन, ये आपको दिखा रहा है कि अनसर्टेनिटी ज्यादा है, हाई की तरफ अनसर्टेनिटी है ज्यादा, ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी आहिस्ता 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 कम होती जाएगी जैसे जैसे प्रोजेक्ट का टाइम गुजरता जाएगा और जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनता जाएगा। अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली खत्म नहीं होगी, आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको प्लानिंग को फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको चीजों को देखना होगा, तो फिर अनसर्टेनिटी भी कम होती जाएगी। अब ये देखिए, इसके अंदर इसने दिखाया है कि सेल्स का वॉल्यूम जो है वो कौन से फेजेस में ज्यादा होता है और कौन से फेजेस के बाद फिर ये वॉल्यूम गिरना शुरू हो जाता है। आपको एक छोटी सी चीज में बता दूं कि हर प्रोडक्ट जो होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट की एक इनिशियल फेज होता है, ठीक है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की एक ग्रोथ होती है, फिर उसकी एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है और उसके बाद उसका फिर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमारी इंसानों की लाइफ पे भी अप्लाई है। जैसे कि जब हम अपनी जॉब के अंदर शुरुआती दौर में लगते हैं, तो अभी हम सीख रहे होते हैं काम शुरू में, तो हम लोग उस वक्त इंट्रोडक्टरी फेज में या डेवलपमेंट फेज में होते हैं, ठीक है। जब हम थोड़ा सा काम सीख जाते हैं और थोड़े अच्छे बन जाते हैं, हमें 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें किसी कंपनी के अंदर, किसी जॉब के अंदर, किसी चीज को करते हुए, तो हम लोग, हमारा फिर ग्रोथ पीरियड शुरू होता है, फिर हम लोग सैलरी ज्यादा लेते हैं, फिर हमें अच्छा काम आने लग जाता है, तो हम और ज्यादा अच्छे डेवलपर या अच्छे किसी भी काम में अच्छे होने लग जाते हैं। फिर जब हम मेच्योर हो जाते हैं, यानी कि फिर हमारी एक पीक लेवल आ जाती है जहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट होते हैं उस चीज के, जहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी भी ले रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हमें हमसे ज्यादा अच्छा काम कोई कर नहीं रहा होता उस चीज को। उसके बाद फिर हमारा डिक्लाइन शुरू होता है, जब हम लोग रिटायरमेंट की तरफ जाते हैं या हम बूढ़े होने लग जाते हैं, या जो चीज हम कर रहे होते हैं उसका बेहतर कोई सॉल्यूशन और आ जाता है, तो फिर हमें काम मिलना बंद हो जाता है, या फिर हमारा डिक्लाइन शुरू होता है, और फिर हम एक दिन हमारी रिप्लेसमेंट आ जाती है, फिर कोई और बंदा हमारी जगह पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये
ये लाइफ साइकिल जो यहाँ पे दिखाई है ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर भी ऐसा ही है। जो प्रोजेक्ट शुरुआत में आता है डेवलपमेंट के अंदर, जैसे ही वो प्रोजेक्ट बन जाता है तो उस वक्त उसकी सेल्स बहुत ज्यादा होती है। ये एरो शो करता है कि नई चीज के सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है, उसको बहुत लोग खरीद रहे होते हैं। इंट्रोडक्टरी फेज में वो प्रोजेक्ट जो होता है वो सेल्स उसके थोड़े से होते हैं, इतने ज्यादा सेल्स नहीं होते क्योंकि अभी नया प्रोडक्ट होता है, लोगों को पता नहीं होता। ग्रोथ पीरियड में लोग उसको खरीदना स्टार्ट करते हैं, लोगों को पता लग जाता है, वो फिर उसको अच्छा हैंडल करते हैं, उनको फायदा नजर आ रहा होता है, ग्रोथ उसकी होती है। जब वो मैच्योर हो जाता है ना प्रोजेक्ट, तो उसकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग उसके नाम से खरीद रहे होते हैं उस चीज को, ठीक है। और जब वो पुराना हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, उसके अल्टरनेट्स आ जाते हैं, बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में आ जाते हैं, तो वो डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सपोज करें कोई कार है ना, फॉर एग्जांपल करोला कार है या मेहरान कोई कार है या कोई सुजुकी की या टोयोटा की कोई कार है या किसी होंडा कंपनी की कार है, वो शुरुआती फेज में जब नई कार इंट्रोड्यूस होती है ना तो लोग उसको आहिस्ता आहिस्ता खरीदना शुरू करते हैं। फिर जब लोग उसकी तारीफ करते हैं तो ग्रोथ फेज में आ जाती है वो, फिर ज्यादा लोग खरीदते हैं। जब ज्यादा लोगों के पास लोग देखते हैं तो फिर उसकी सेल्स और बढ़ने लगती है, वो मेच्योरिटी की तरफ चली जाती है, ठीक है। लेकिन जब वो कार अपनी पीक पे पहुंच जाती है तो उसके कंपटीटर्स उससे अच्छी कार बनाने लगते हैं, तो फिर वो कार पुरानी होने लगती है, फिर लोग उसको नहीं खरीद रहे होते हैं, सेल्स डिक्रीज होने लगती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो कार बंद हो जाती है, कंपनी उसका मॉडल बंद कर देती है, फिर नए मॉडल्स बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, दिस लाइफ साइकिल इज फॉर द प्रोडक्ट्स। ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी ऐसा ही होता है। कोई सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज अगर देखें तो विंडोज 95 आया, इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ की, मेच्योरिटी पे आया, फिर खत्म हो गया। विंडोज एक्सपी भी इसी तरह आया, इंट्रोड्यूस हुआ, ग्रोथ हुई, मेच्योरिटी पे आया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। उसके बाद विंडोज 7 आया, फिर विंडोज 10 आया, अब विंडोज उसके नए वर्जन बन रहे होंगे। इसी तरह से आईओएस देखें, एंड्रॉइड देखें, ये सारे आपके पास सॉफ्टवेयर आईटी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। उनके अंदर फिर हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो चलती रहती है। अच्छा, इस लाइफ साइकिल के अंदर, इन फेजेस के अंदर आप नए नए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, ठीक है। जैसे आप डेवलपमेंट फेज में हैं तो प्रोजेक्ट्स करेंगे। एक प्रोडक्ट के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैंने पहले चैप्टर के अंदर आपको बताया था ना कि प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए ग्रीन कलर में जो प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डेवलपमेंट के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ग्रोथ के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होंगे, मेच्योरिटी के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होंगे, डिक्लाइन के अंदर भी प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स हर लेवल पे हम लोग करते हैं और इन प्रोजेक्ट्स का अपना अपना कोई ना कोई पर्पज या काम होता है। अच्छा, अब प्रोजेक्ट के जो प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस कौन से हैं? तो प्रोसेसेस में सबसे पहले तो ये देखें, प्रोसेस किस चीज को कहते हैं। प्रोसेस हम कहते हैं कि किसी भी चीज को बनाने का तरीका क्या है, उसको आप प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार बनाएंगे तो उसका क्या प्रोसेस है, आप अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसका क्या प्रोसेस है, कोई वेबसाइट बनाएंगे तो उसका क्या प्रोसेस है, एवरीथिंग हैज प्रोसेस। अब प्रोसेसेस का सबसे पहला जो पार्ट है वो है इनिशिएटिंग प्रोसेसेस, यानी कि शुरुआत के जो प्रोसेसेस हैं, जो शुरुआत के काम है वो कौन सा। उसके बाद आते हैं प्लानिंग के प्रोसेसेस, कि प्लानिंग कैसे करनी है, उसकी क्या प्रोसेस है। एग्जीक्यूटिंग प्रोसेसेस, यानी कि जो प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, यानी कि उसको अमल में कैसे लाना, ठीक है। उसके बाद आखिरी होते हैं क्लोजिंग प्रोसेसेस, जब वो काम पूरा हो जाए तो उसको क्लोज कैसे करना है, उसमें से जो हासिल हुआ है वो कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उन सबके ऊपर जो प्रोसेसेस चलते हैं उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस, यानी कि जो काम हो रहा है उसके ऊपर जो मॉनिटर करेंगे वो कैसे करेंगे, और अगर काम सही नहीं हो रहा तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, काम सही कैसे करवाना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। अब ये प्रोसेसेस कौन से हैं, वो प्रोसेसेस ये है। इनिशिएटिंग जब होगी, यानी कि शुरुआती जो फेज होगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, उसके बाद प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के बाद डिजाइन किया जाएगा, डिजाइन के बाद डेवलपमेंट हो जाएगी, यानी कि कोडिंग वगैरह, उसके बाद इंटीग्रेशन होगी, यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिलाया जाएगा, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होगी, उसको डिप्लॉय किया जाएगा कस्टमर की साइट पे, या सेल किया जाएगा या बेचा जाएगा, इंप्लीमेंटेशन उसको कहेंगे। उसके बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस होगी, यानी कि वो चलेगा, प्रोडक्ट आपका यूज होगा, सॉफ्टवेयर आपका या प्रोडक्ट आपका इस्तेमाल में आएगा।
उसकी मेंटेनेंस और उसकी ऑपरेशंस को मॉनिटर करेंगे हम लोग, देखेंगे कि वो सही चले, उसको अगर खराबी हो, उसमें अगर बग्स हो तो वो टाइम पे सही फिक्सेस हो। उसके बाद जब वो खत्म हो गया, पुराना हो गया, अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उसको डिस्पोज किया जाएगा। उसके अंदर से जो चीजें सीखनी है, जो डॉक्यूमेंट्स पकड़ने हैं, जो चीज हासिल करनी है, वो फिर हम लोग डिस्पोजिशन में लेकर आते। अच्छा, इनिशिएशन में क्या होगा? बिगिन विद स्पॉन्सर। इनिशिएशन में हम लोग स्पॉन्सर पकड़ते हैं, ठीक है, और उसको पैसा वो लगा रहे होते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि कितने पैसे लगे, किसने पैसे लगाने हैं। हम स्पॉन्सर के ऊपर फोकस करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं। सिस्टम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के अंदर हम लोग इसका स्कोप बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि ये फायदा होगा नहीं होगा, कितना कमाएंगे इस प्रोडक्ट से, इसका स्कोप क्या होगा, कौन सी चीज इसके अंदर बननी है, कौन सी चीज नहीं बननी है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि इसको बनाना कैसे है, टीम मेंबर कौन से चाहिए होंगे, कौन सी रिसोर्सेज चाहिए होंगी, कौन से ऑफिस चाहिए, कितने क्या चीजें रिक्वायर्ड है, वो सब इसमें है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम लोग चेक करेंगे कि अब हमारा जो स्कोप है उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर की, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि कौन कौन से फीचर्स उसको चाहिए, कौन सी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है जो उसको रिक्वायर्ड है, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। और जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स जो फंक्शनलिटी को तो डिस्टर्ब नहीं करती लेकिन बेहतर करने में काम करें, वो हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस में है। उसके बाद हम आते हैं उसके डायग्रामिंग के ऊपर, उसकी डिजाइन के ऊपर, उसका यूज केस डायग्राम, उसका डेटाबेस डायग्राम, उसका आर्किटेक्चर, उसका इंटरनल डायग्राम्स, ये सब डिजाइन फेज में है। उसके बाद हम उसको कोडिंग की तरफ लेकर जाते हैं, उसके टेस्ट केसेस बनाते हैं, कोडिंग कराते हैं, कंपाइलेशन करते हैं, उसकी एग्जीक्यूटिबल फाइल्स बनाते हैं, डिलीवरेबल्स बनाते हैं, डेवलपमेंट फेज के अंदर उसको लेकर आते हैं। फिर उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स बनते हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं ताकि पूरा सॉफ्टवेयर या पूरा प्रोडक्ट या पूरा प्रोजेक्ट बन जाए, कंप्लीट हो जाए। यानी कि उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, ये सब मिला के पूरा प्रोडक्ट इंटीग्रेशन फेज में उसको पूरा करता है। जैसे कि कोई गाड़ी बनती है ना, तो उसके टायर कोई और बनाता है, इंजन कोई और बनाता है, चेसी कहीं और बनते हैं, वो फिर आखिर में मिलते हैं तो उसको इंटीग्रेशन करते हैं। इसी तरह से अगर सपोज करें कोई लैपटॉप बन रहा है तो लैपटॉप के जो माइक्रो प्रोसेसर कहीं और बनेगा, रैम कहीं और बनेगी, एलसीडी कहीं और बनेगी फॉर एग्जांपल, वो सब फिर आखिर में आके मिलते हैं तो इंटीग्रेशन होती है। इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में जब वो इंटीग्रेट हो जाता है तो एक पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है और फिर जिस कस्टमर ने खरीदा होता है उसको उसकी ऑफिस में या उसकी कंपनी में या उसकी जगह पे वो लगा के देना, इंस्टॉल करके देना, उसको चला के देना, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। आखिर में आता है मेंटेनेंस। जब वो इस्तेमाल करेगा उसके अंदर अगर कोई बग्स आएंगे, उसमें अगर कोई एरर्स आएंगे, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो सॉल्व करना, उसको सही करना, ये उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस फेज में आता है, ठीक है। आखिर में डिस्पोज करते हैं, यानी कि जब वो खत्म हो जाता है, पुराना हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तो उसको हम बंद करते हैं या उसके ऊपर नया वर्जन बनाते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसकी हिस्ट्री बनाते हैं, उसकी कॉपीज क्रिएट करते हैं ताकि वो हमारी हिस्ट्री में रहे, उसकी एक हमें पता हो कि इसके ऊपर कितने लोगों ने काम किया है, इसमें कितना पैसा लगा, इसमें कितना टाइम लगा, उसका कोड, उसकी चीजें, वो सब बैकअप्स वगैरह क्रिएट करना, ठीक है। तो ये एक लाइफ साइकिल है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इसको कहते हैं, और ये उसके फेजेस हैं, ठीक है। ये आपने याद करने और ये समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इन फेजेस को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये फेजेस क्या करते हैं, ठीक है। तो फेजेस में हमारे पास आते हैं प्रोजेक्ट के फेजेस are divisions within project where extra control is needed effectively manage the completion of a major deliverables। ये phases क्या करते हैं, इन phases को जो है ना डिवाइड किया गया, तोड़ा गया है छोटे छोटे से और phases में, छोटे छोटे से deliverables के अंदर। जब ये phases पूरे होते जाते हैं, ठीक है, तो हमें प्रोजेक्ट बनता हुआ नजर आता है। और इन फेजेस में तोड़ने का फायदा ये होता है कि एक साथ बड़ी चीज को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन उस बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाना इजी होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट फेजेस आर डिविजन्स विद इन द प्रोजेक्ट्स वेयर एक्स्ट्रा कंट्रोल इज नीडेड इफेक्टिवली मैनेज कंप्लीशन ऑफ मेजर डिलीवरीज। तो इसको कंट्रोल करते हैं और जहाँ पे मेजर सपोर्ट की या मेजर कंट्रोल की जरूरत होती है वहां पे कंट्रोल करते हैं ताकि चीज जो हमें रिक्वायर्ड है वो विद इन द टाइम और जो डिलीवरेबल्स है उस पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर बजट के अंदर हम बना सकते हैं। अच्छा, द फेजेस structure allows project to be segmented into logical sub segments
सबसेट्स फॉर ईज ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब मैंने वही कहा ना, बड़ी चीज को बनाना मुश्किल होता है, लेकिन हम उस बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको एक कार बनानी है, तो आपको एक कार एक जगह पे बनानी है तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी कि उसमें इंजन भी बनाना है, उसमें कलर भी, बॉडी भी बनानी है, उसके अंदर सीट्स भी बनानी है, उसमें दरवाजे, टायर सब बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम कार को ब्रेक करें पार्ट्स में, टायर अलग कर दिए, इंजन अलग कर दिया, ठीक है, उसकी बॉडी अलग कर दी, उसके सीट्स अलग कर दिए, उसके बैटरी अलग कर दी, छोटे छोटे से पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। अब वो पार्ट्स अलग अलग कंपनीज बनाएंगी अगर, और आखिर में उनको इंटीग्रेट किया जाएगा तो वो इजी हो जाएगा। तो बड़े फेजेस, एक पूरे प्रोसेस को एक जगह पे करने से बेहतर है कि उसको छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड कर दें, तो उन फेजेस को बनाना भी इजी हो जाएगा और कंट्रोल करना भी इजी हो जाएगा। अब ये फेजेस जो है ना, ये सीक्वेंशियल हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं और आइटरेटिव भी हो सकते हैं। सीक्वेंशियल मैंने आपको अभी बताया था, सीक्वेंशियल किस तरह से होते हैं, जैसे ये एक फेज स्टार्ट किया, ये पूरा हुआ, ठीक है, तो फिर दूसरे फेज में आया, ये पूरा हुआ, तो तीसरे फेज में आए। अब ये जो सीक्वेंस बनी है फेजेस की, यू कॉल इट एज सीक्वेंशियल फेजेस, यानी कि पहले ये वाला पार्ट पूरा हुआ जिसको हम कहते हैं फैसिलिटी डिकम्पोजिशनिंग, उसके बाद वेस्ट रिमूवल क्लीन अप, उसके बाद लैंड, ये कोई प्रोजेक्ट उसका नाम है, उसके अंदर ये फेजेस है। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर सीक्वेंशियल आपको समझाऊं, तो जैसे कि रिक्वायरमेंट में आपको कहूं पहले रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, तो आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, कंप्लीट हो गई। अब दूसरा फेज मैंने आपको कहा डिजाइन पूरी कर लो, तो आपने डिजाइन के ऊपर काम करना है, रिक्वायरमेंट छोड़ देना है क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। रिक्वायरमेंट का डिजाइन पूरी हुई तो आपको मैंने कहा कोडिंग शुरू करो, तो डिजाइन के बाद कोडिंग जो शुरू की, तो ये मैं आपको सीक्वेंशियली लेके चलूं, ठीक है, कॉल इट एज सीक्वेंशियल फेजेस। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको कहूं ओवरलैपिंग फेजेस, तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे कहता हूं रिक्वायरमेंट्स जो बन गई हैं उनकी डिजाइन भी बनाते जाओ, और जो डिजाइन बन गई है तो उसकी कोडिंग भी करते जाओ, तो ये मैं आपको ओवरलैपिंग करवा रहा हूं। यानी कि डिजाइन बनती जा रही है तो कोड भी बनता जा रहा है, रिक्वायरमेंट बनती जा रही है तो डिजाइन भी बनती जा रही है, तो ये ओवरलैपिंग, ठीक है, दोनों एक साथ चलने को ओवरलैपिंग कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा आइटरेटिव का मतलब होता है कि एक चीज बार बार जो रिपीट हो उसको आइटरेटिव कहते हैं। यानी कि अगर रिक्वायरमेंट एक बार कलेक्ट कर ली, उसको आपने डिजाइन में भेज दिया, वो डिजाइन बन रही है, उसकी जब तक दूसरी रिक्वायरमेंट आप कलेक्ट कर रहे हो, तो यू कॉल इट एज आइटरेटिव फेज। यानी कि एक फेज बार बार रिपीट हो तो उसको आप आइटरेशन कहते हैं। यानी कि डिजाइन एक बन गई, आपने डेवलपर को दे दी, दूसरी डिजाइन बना रहे हो, वो डेवलपर को दे दी, तीसरी डिजाइन बना रहे हो, तो ये जो आइटरेशंस है फेजेस की, ये आप उसको कहते हो आइटरेटिव फेजेस, यानी कि रिपीटेटिव फेजेस, ठीक है। इसके अलावा हम आते हैं स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर पॉजिटिवली इंपैक्ट भी कर सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टेक होल्डर्स कौन है? स्टेक होल्डर्स ये है, जैसे स्पॉन्सर जो पैसा लगा रहे लोग, वो आपके स्पॉन्सर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट टीम जो लोग उसके ऊपर काम करेंगे वो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर स्टेक होल्डर हो सकता है। दूसरे लोग जो टीम के अंदर है, डिजाइनर्स हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, टेस्टर हैं, सारे टीम ये आपके स्टेक होल्डर्स हैं। ऑपरेशंस वाले, सेल्स वाले, फंक्शनल मैनेजर, सेलर्स, कस्टमर्स, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, अदर स्टेक होल्डर, हर वो बंदा जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, यू कॉल इट एज स्टेक होल्डर, ठीक है। वो सारे लोग स्टेक होल्डर कहलाते हैं। वो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट को इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, बेसिक्स थी जो मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ाई है। फर्स्ट पार्ट इसका यहाँ तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में भी पोस्ट कर सकते हैं या क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। वीक के अंदर जो हमारी क्लासेस है उसमें डिटेल में इनके क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी काम, ठीक है। चलें, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।